साथियों नमस्कार। साथियों जीएस के अंतर्गत ज्योग्राफी की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम आप लोगों से सौरमंडल के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सौरमंडल है, सौर मतलब सूर्य के साथ साथ और कौन से ऐसे पिंड हैं जो सूर्य के परिवार को पूरा करते हैं। सूर्य मतलब कि जो पूरे सौरमंडल परिवार का एक मुखिया है, जो पूरे सौरमंडल को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो इस पूरे सौरमंडल के परिवार को यहाँ पर हम देखने का काम करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने इसमें जो इसकी सामान्य परिचर्चा थी वो देखा था और ब्रह्मांड के बारे में आप लोगों ने देख लिया है। और आज हम यहाँ पर आप लोगों से सौरमंडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों अगर यह क्लास आपको पसंद आती है तो इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पसंद आती है तो और लोगों के पास भी इसको शेयर करने का काम करिएगा। तो आइए हम चलिए देखते हैं कि एक आखिरकार ये सौरमंडल क्या है। आखिरकार सौरमंडल में और कौन कौन से खगोलीय पिंड शामिल हैं जो इस सौरमंडल के परिवार को पूरा करते हैं। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक समझने का काम करिएगा और साथ ही साथ इसके जो फैक्ट हैं उसको भी लिखने और उसको याद करने का आप लोग काम करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बाकायदे ध्यानपूर्वक बने रहिएगा। पूरी क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं सौरमंडल के विषय में। तो लिखिएगा सौरमंडल। सौरमंडल यह हमारे बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और यहां से अमूमन जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा यह हमारे सामान्य समझ के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने जो सूर्य है इससे संबंधित सभी गतिविधियों को जानने का काम करें। क्यों? क्योंकि सूर्य का ही एक परिवार पृथ्वी है और पृथ्वी पर ही क्या है, हमारा जीवन है और उस जीवन से संबंधित जो भी अन्य गतिविधियां हैं उनको हम जाने समझें। क्लियर इतना? तो चलिए देखते हैं सौरमंडल। अब यहाँ पर आपके लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि ये सौरमंडल है, इसमें कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले नाम आता है सूर्य का। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंतर्गत आते हैं, सूर्य क्या है, एक मुखिया की भांति है। मुखिया मतलब क्यों? जैसे एक घर का मुखिया क्या होता है, वो पूरे घर को चलाने का काम करता है अपने आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से। वैसे ही सूर्य क्या है, सूर्य के पास एनर्जी है, प्रकाश है, ऊष्मा है। इसकी वजह से ये पूरे सौरमंडल परिवार को चलाने का काम करता है। तो सूर्य क्या हो गया, मुखिया के रूप में हो गया। और इसमें क्या शामिल है, और इसमें ग्रह शामिल है, और क्या शामिल है, उपग्रह शामिल है, और क्या शामिल है, शुद्ध ग्रह शामिल है, और क्या है, धूमकेतु है और उल्का पिंड है। ठीक है, तो आमतौर पर इतनी चीजें यहां पर सूर्य के परिवार में शामिल है। ठीक है, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये है क्या। तो हम आइए देखते हैं, ये आपका हुआ सूर्य। कौन हुआ, सूर्य, सन। ठीक है, मैंने आपसे बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि ब्रह्मांड एक विशालतम स्वरूप है। उस ब्रह्मांड में क्या है, आकाशगंगाएं हैं, अनेकों आकाशगंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं में मतलब कि जितनी भी आकाशगंगाएं हैं उनके सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, और एक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। ठीक है, उन अरबों तारों में जैसे बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, वैसे ही सूर्य जो एक तारा है वो किस आकाशगंगा में स्थित है, तो वो स्थित है, आकाशगंगा का नाम है उसका मंदाकिनी। मंदाकिनी के दुग्ध मेखला के एक कोने पर सूर्य स्थित है। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है जो क्या है, आकाशगंगा में स्थित है। उस आकाशगंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी नाम है। क्लियर ना? तो जो सूर्य हुआ ये क्या हुआ, इस सौरमंडल का मुखिया हुआ। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो मुख्य रूप से गैसें कौन कौन सी हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम, इसके साथ अन्य गैसें भी शामिल हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये जो इसमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है, इसमें ऊष्मा आ रही है, वो कैसे प्राप्त हो रही है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें ऊष्मा निर्मित हो रही है, इसमें प्रकाश निर्मित हो रहा है। ठीक है, तो अब ये हुआ सूर्य। सूर्य एक तारा है और
इसका एक अपना परिवार है, उसी परिवार को देखिए, क्यों? क्योंकि उसी परिवार का हम लोग क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो सूर्य, अब देखिएगा इसमें ग्रह, ग्रह का मतलब क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि जो सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा अपनी कक्षा में अकेले करता हो, वह क्या है, ग्रह है। ठीक है, मतलब कि ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन सत्य यह है कि वो अकेले चक्कर लगा रहा हो, किसी के साथ न घूम रहा हो। ठीक है, उस अपनी कक्षा में अकेले भ्रमण कर रहा हो, तो वो कहलाता है ग्रह। ठीक है, वैसे उपग्रह की बात करें तो जो ग्रह का चक्कर लगा रहा हो, ग्रह की परिक्रमा कर रहा हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उपग्रह। ठीक है, इसमें क्या है, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र तो समझ में आता है, छोटे ग्रह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रहों का एक समूह जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब कि है तो ये भी ग्रह, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं और एक झुंड में क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, धूमकेतु गैसों एवं धूलों का संग्रह है, धूलों का संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पुच्छल तारे भी बोलते हैं। आपने आकाश में देखा होगा कि एक गोल पिंड जिसके पीछे एक पूंछ की तरह दिख रही है और वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, धूमकेतु या पुच्छल तारे। उल्का पिंड क्या होता है, तो वो क्षुद्र ग्रह के टुकड़े होते हैं, क्षुद्र ग्रह के टुकड़े, मतलब कि क्षुद्र ग्रह से वो टूटते हैं, टूटकर उल्का पिंड का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सूर्य का एक परिवार, जिसमें ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का पिंड है। तो इतनी चीजें आप लोगों ने देखा। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या है कि हम ग्रहों के बारे में जानें। क्यों? क्योंकि हम भी कहाँ रह रहे हैं, एक ग्रह पर रह रहे हैं, और हम ये जाने कि जो ग्रह है इसके आगे पीछे और कौन से ग्रह हैं, या अन्य ग्रहों से क्या हमारी जो विशेषताएं हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ जीवन पाया जाता है। ठीक है, और अन्य ग्रहों पे हमको जीवन देखने को नहीं मिलता है। तो उन सब गतिविधियों को हम समझते हैं कि हमारे आसपास और अन्य ग्रह कौन से विद्यमान हैं। तो हम चलिए देखते हैं अपने डायग्राम के ही माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर मैं बनाता चलूंगा, आप समझिएगा। यहाँ पर एक ग्रह है बुध, सबसे नजदीक ग्रह। फिर अगर उसके बात करें तो शुक्र हुआ, फिर उसके बाद बात करें तो पृथ्वी हुआ, फिर उसके बाद बात करें मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, ये जो है वो कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये क्या है, ग्रह है। ठीक है, जो आपने यहां लिखा हुआ है, मतलब ये सब क्या है, ऐसे पिंड हैं जो सूर्य का लगातार अपनी कक्षा में अकेले चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें शुद्र ग्रह की, तो यहां देख लीजिएगा, इस बीच में कहां पर ये जो मंगल ग्रह है और ये जो बृहस्पति ग्रह है, इसके बीच में एक छोटे छोटे सूक्ष्म ग्रहों का एक झुंड विद्यमान है,
और वो झुंड क्या कर रहे हैं, एक ही कक्षा में मतलब कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, बता दिया कि ग्रहों का एक समूह जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हो, मतलब एक समूह रूप में क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल 4 आप देखेंगे, 4 के ठीक बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो इन चारों के बीच में और इन चारों के बीच में, इधर के और इधर के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जा रही है, यहीं पर क्षुद्र ग्रह विद्यमान है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर आप देख लीजिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ठोस रूप में निर्मित है, चट्टानी रूप में है, इसको हम लोग बोल देते हैं चट्टानी ग्रह। ठीक है, क्या बोलते हैं, चट्टानी ग्रह। वैसे ही यहां भी है, इस पूरे समूह को हम लोग बोलते हैं क्या, ये आंतरिक हुआ तो जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगा, वाह्य ग्रह। क्या हो जाएगा, वाह्य। ध्यान दीजिएगा, इस सूर्य के नजदीक है इसलिए इसको आंतरिक कहा गया, और ये सूर्य से दूर है तो इसको वाह्य कहा गया। और क्या कहा गया, इसको बृहस्पतीय ग्रह भी कहते हैं, बृहस्पतीय या जोवियन ग्रह भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे बृहस्पति गैसों से निर्मित है, गैसों के एक गोले के रूप में है, वैसे ये सब क्या है, गैसीय ग्रह के रूप में विद्यमान है, इसलिए हम लोग इसको वाह्य ग्रह, बृहस्पति ग्रह या जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। क्लियर इतना? तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये क्या है, दूरी के क्रम में है। अगर हम बात करें इनको, तो ये जो मैंने आपको बताया है वो दूरी के अनुसार ये इनका क्रम होता है। सबसे नजदीक कौन सा हुआ, इस हिसाब से आप बताइए। तो सबसे नजदीक जो ग्रह हुआ वो बुध हुआ, और जो सबसे दूर ग्रह है वो क्या है, वरुण है। क्लियर था? अगर मैं आपसे बात करूं तो कि ये दूरी के अकॉर्डिंग हो गया। अगर मैं छोटे और बड़े आकार के रूप में बात करूं तो आकार के अनुसार अगर हम आपसे चर्चा करें तो आकार के अनुसार आप देखिएगा, आकार के अनुसार अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो मैं 1 2 3 में कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर देखिएगा तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, इसके बाद 4। यहां आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने में। वाह्य ग्रह 1 2 3 4 आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण। फिर यहाँ पे देखिएगा जो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है वो हुआ पृथ्वी, फिर उसके बाद 6वां शुक्र, 7वां मंगल और 8वां बुध। तो इस हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह क्या हुआ, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह क्या हुआ, बोलिए बुध हुआ। क्लियर है ना? तो दूरी के अनुसार हो गया और आकार के अनुसार ये ग्रहों की स्थिति हो गई। क्लियर है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। जो उपग्रह था, हम सबके उपग्रह की भी बात कर लेते हैं। उपग्रह की परिभाषा आपने देख लिया है कि ऐसे पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगा रहे हो वो क्या कहलाएंगे, वो उपग्रह कहलाएंगे। तो यहां पर हम एक एक करके देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी के पास एक उपग्रह है और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। वैसे हम यहां बात करें तो बृहस्पति के पास 95 उपग्रह हैं, शनि के पास 146, फिर अरुण के पास 27 और वरुण के पास 14। ठीक है, तो देखिए बुध के पास कोई उपग्रह नहीं, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी के पास एक उपग्रह, मंगल के पास 2 उपग्रह, बृहस्पति के पास 95, शनि के पास 146, 27 अरुण के पास है और 14 वरुण के पास है। तो यहां देखते हैं, अब आपको पता ही होगा पृथ्वी का उपग्रह क्या है, उपग्रह समझ में आया ना? तो यहां पर आप देखते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर काट ही रहा है और हमको भिन्न भिन्न रूपों में हमको दिखाई देता है। ठीक है, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, कभी कुछ पार्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो क्या हुआ इसका नाम, चंद्रमा।
इतना आपको पता ही है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। वहीं जो मंगल है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं फोबोस एवं डिमोस, फोबोस और डिमोस। ठीक है, 2 उपग्रह हो गए, फोबोस और डिमोस। ठीक है, अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन हुआ, डिमोस। क्लियर इतना? क्या बताया मैंने आपको, यहां पे 0, यहां पे 0। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, मंगल के पास 2 उपग्रह है, फोबोस एवं डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। अगर हम यहां पर देखें सबसे बड़े उपग्रह की, तो बृहस्पति के पास सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम क्या है, ज्ञानीमीड। इसकी क्या विशेषता है कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, यहां बात करें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। यह ध्यान दीजिएगा, ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और यहां बात करें तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो क्या है, टाइटन क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर हम अरुण की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटेनिया। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है, ट्राइटन। ठीक है, ये हुए उपग्रहों की बात। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, इसका टाइटेनिया और इसका ट्राइटन, ये हुए उपग्रहों की बात। क्लियर इतना? यहाँ आपने देखा कि सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। क्लियर इतना? तो यहाँ पे हमने देखा अभी तक, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सूर्य है, सूर्य का अपना एक परिवार है, इसमें ग्रह शामिल है, उपग्रह शामिल है, क्षुद्र ग्रह शामिल है, धूमकेतु शामिल है, उल्कापिंड शामिल है। ये हुआ ग्रह जो सूर्य की चक्कर लगा रहे हो अपनी कक्षा में अकेले, वो कहलाते हैं ग्रह, जिनमें ये दूरी के अकॉर्डिंगली आपको मैंने बताया कि दूरी के अकॉर्डिंगली इस रूप में सबसे नजदीक बुध है और सबसे दूर क्या है, वरुण है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपसे कोई पूछे कि सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन पूरा करेगा, क्या पूछेगा, सूर्य की परिक्रमा। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं, 1-2 प्रकार की गति करते हैं। कौन कौन सी? एक गति का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, परिक्रमा का मतलब क्या है, जो सूर्य का चक्कर काट रहे हो। कहते हैं ना कि परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा का मतलब क्या है कि जो सूर्य का चक्कर काट रहे हो वो कहलाते हैं परिक्रमा। तो अब क्या हुआ कि ये सूर्य को अपने मतलब कि उसके चारों ओर घूमने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन घूमकर अपने चक्कर को पूरा करेगा, तो वो है बुध। और सबसे देर कौन लगाएगा घूमने में, वो है वरुण। तो ये हो घूमने की बात, मतलब परिक्रमण की बात हुई। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं परिक्रमण। ठीक है, तो परिक्रमण में सबसे पहले कौन चक्कर पूरा करेगा, वो बुध है, और सबसे देर चक्कर कौन पूरा करेगा, तो वो वरुण है। अगर हम आपसे घूर्णन की बात करें तो जो घूर्णन है, घूर्णन का मतलब क्या है कि अपने ही स्थान पर घूम जाने से, मान लो मैं यहां खड़ा हूं तो मैं ऐसे ही घूम गया, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया घूर्णन कहलाया। ठीक है, तो घूर्णन में सबसे जो कम समय में घूमता है वो कौन है, बृहस्पति। ये अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूम लेता है। ठीक है, तो सबसे कम समय में घूर्णन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अपने ही स्थान पर घूमना, वो कहलाता है घूर्णन। और अगर सबसे अधिक समय लेने की बात करें तो ये है आपका शुक्र, सबसे अधिक समय में घूर्णन, सबसे अधिक समय में घूर्णन। ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि जो अगर हम परिक्रमण की बात करें, 2 स्थिति होती है ग्रहों की। परिक्रमण का मतलब सूर्य का चक्कर लगाना, और घूर्णन का मतलब है अपने ही अक्ष पर घूम जाना। तो परिक्रमण में सीधी सी बात है, जो सबसे नजदीक है वो जल्दी घूम लेगा, जो सबसे दूर है उसको घूमने में समय लगेगा, इसमें नो डाउट। अगर हम इसके घूर्णन की बात करें तो सबसे कम समय लेता है बृहस्पति और सबसे अधिक समय लेता है शुक्र। क्लियर इतना?
यहाँ पर एक स्थिति और आप जानिएगा, मैंने घूर्णन की अगर बात की, आपसे चर्चा की, तो घूर्णन का मतलब होता है कि जो अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो घूर्णन है, जो ये 6 ग्रह हैं, अगर हम बात करें शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र है एक अरुण, तो इसके जो घूमने की दिशा है वो इन 6 ग्रहों के विपरीत है। 2 दिशा होती है घूमने की, एक क्लॉकवाइज, क्लॉक देखिएगा उसमें सुई ऐसे चल रही है, और एक होता है कि सुई की विपरीत दिशा में घूमना, उल्टा चलना, ठीक है। तो अगर हम क्लॉकवाइज बात करें, घड़ी की दिशा में घूमने की बात करें, तो वो कौन घूमता है, तो घड़ी की दिशा में घूमते हैं शुक्र और वरुण। कौन कौन, शुक्र और वरुण, अरुण, ठीक है। ये क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो ग्रह है पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। बाकी अन्य जो 6 ग्रह हैं वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहां पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो है शुक्र एवं अरुण को छोड़कर, शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य 6 ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है। देखिएगा कि शुक्र अब क्या हो जाएगा, जो अन्य ग्रह हैं वो कैसे घूम रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अब शुक्र कैसे घूमेगा, शुक्र और अरुण घड़ी की दिशा में घूमेगा, और क्या घूमेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेगा। क्लियर लिखना। तो ये रहा ग्रहों की स्थिति, ठीक है। अब इसमें हम एक और स्लाइड में देख लेते हैं कि इसको हटाकर जो ग्रह हैं इनकी और क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। एक स्लाइड में देख लेंगे तो हमारी ये क्लास पूरी हो जाएगी। यहाँ आप फिर से समझ लीजिएगा, ये पूरी स्थिति बनती है सूर्य के परिवार की। सूर्य एक मुखिया है जिसके पास ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी है, और एनर्जी के द्वारा ही ये सारी गतिविधियां संचालित हो रही है। अगर एनर्जी ना होती, ऊर्जा ना होती, तो इन ग्रहों की स्थिति भी कहीं ना कहीं संचालित ना हो पाती। और पृथ्वी जो एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, वो क्या है, वही जो है क्या करेंगे, खासकर पृथ्वी को जीवित रखने का काम करेगा। ये सूर्य ना होता, इसका प्रकाश ना होता, इसकी ऊष्मा ना होती, तो यहाँ पर कभी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ठीक है। तो सूर्य के साथ साथ अन्य ग्रह भी क्या है, कहीं ना कहीं इसके परिवार में शामिल है, जिससे अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं, इससे ऊष्मा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इन ग्रहों की थोड़ी सी विशेषताएं देख लेते हैं कि और क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब कि बुध की क्या विशेषताएं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण की और क्या विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद अपनी क्लास को यहाँ पर हम विराम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट ले लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं, हम पूरा नहीं मिटाएंगे, इसमें इतना टाइम ताकि आप यहीं पर ही थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। उसकी एग्जाम पॉइंट आते हैं, उसको हम यहाँ पर समझ लेंगे। बाकी तो आप बहुत कुछ जान ही चुके हैं कि सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हुआ, तो बुध हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो और छूट रहा है मैं वही दिखा रहा हूं कि यहाँ पर तापांतर सबसे अधिक है। यहाँ पर तापांतर सबसे अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रातें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बर्फीली हो जाती हैं। क्लियर है क्या। अगर हम शुक्र की बात करें तो यहाँ पर लिखिएगा, इसे सांझ या भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह है, यह सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, ठीक है। और यह क्या है, यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है।
अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी के नजदीक सबसे ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र, पृथ्वी के सबसे नजदीक। ठीक है, यहां देखिएगा पृथ्वी में आपको पता ही है बहुत सारी चीजें, एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन है, इसे जल की वजह से, जल की उपस्थिति की वजह से इसे जल की वजह से इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ मंगल देखिएगा, मंगल को आपको पता ही होगा क्या कहते हैं, तो यहाँ देखिएगा इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों लाल नहीं है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण, लाल है। ठीक है, मतलब इसको लाल ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वैसे मंगल भी क्या है 25 डिग्री झुका हुआ है। जैसे यहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है, वैसे मंगल पर भी परिवर्तन होता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर जीवन की तलाश की जा रही है, यहाँ पर जीवन की संभावनाएं देखी जा रही हैं। तो इतना आप इसके ग्रहों की मुख्य विशेषताएं थी, जो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ बृहस्पति के बारे में पता ही है कि यह सबसे बड़ा ग्रह है। और यहाँ पर एक मैंने तभी नहीं दिखाया था कि इसका जो उपग्रह है ज्ञानीमीड, इसका उपग्रह ज्ञानीमीड का रंग पीला है। ठीक है, तो यही बृहस्पति की बातें। और फिर हम शनि की बातें करें तो यहाँ लिखिएगा, यह ग्रह छल्लों या वलय से घिरा है, जिनकी संख्या 7 है। मतलब कि ये जो ग्रह है ये छल्ले के रूप में, मतलब इसके चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है, जिनकी संख्या कितनी है 7 है। ठीक है, इसमें लिखिएगा यह सूर्य की ओर इतना झुका है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसे अब बड़ों के बारे में, इसे हरे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये रही ग्रह संबंधित मुख्य बातें। यहाँ पर एक और चीज, हाँ, मंगल ग्रह के बारे में देख लीजिएगा कि मंगल ग्रह पर लिखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर सौर मंडल का एक काम करिएगा, मैं यहाँ लिख के शायद दिखाई रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी
ओलंपिया ओलंपिया विद्यमान विद्यमान है। ठीक है, मंगल ग्रह है जो पूरे सौरमंडल का, पूरे ग्रहों की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलिपस मॉन्स, और सबसे ऊंचा पर्वत जो कि अपने हिमालय पर्वत से 3 गुना ऊंचा है ना, वो जिसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया, वो कहाँ विद्यमान है, मंगल ग्रह पर। मतलब कि मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा क्या पर्वत, वो कहाँ विद्यमान है, मंगल ग्रह पर। तो जो सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से इसको याद भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आप इन प्रश्नों को बिल्कुल गलत ना करने पाए। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।